ये परिस्थिति कल सुबह 3:30 बजे लोकल टाइम के हिसाब से ईरान पर इजरायली वायुसेना के हमले से संबंधित है और उस शुरुआत में 200 से ज़्यादा इजरायली वायुसेना के विमान, 100 से ज़्यादा ईरानियन जो लक्ष्य थे उन पर हमला करने में सफल रहे। साथ ही ये भी रिपोर्ट आई हैं कि वे और इजराइल की और रक्षा और गुप्तचर संस्थाओं ने ईरान के 3 बड़े कमांडर्स की हत्या कर दी है और 6 न्यूक्लियाई वैज्ञानिकों पर भी मार दिया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नांस में जो ईरान का न्यूक्लियाई संस्थान है उसको काफ़ी क्षति पहुंची है और उसमें जो भूमि के ऊपर संस्थान था उसको नष्ट कर दिया गया है, लेकिन भूमि के नीचे जो संस्थान था उस पर अभी इजराइल का कोई हमला नहीं हुआ है। ईरान के पास और भी न्यूक्लियाई संस्थान हैं जिसको कि लगता है कि इजराइल जिनको ध्वस्त करने के लिए आमादा होगा और ये देखना होगा कि तीसरा दिन आज जब हो रहा है तो ये युद्ध किस तरफ जाता है। दूसरी ओर ईरान ने बदले की कार्रवाई में इजराइल के ऊपर अपने मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए हैं और इन हमलों में जैसा अभी टीवी में खबरें आ रही हैं इजराइल की काफ़ी क्षति हुई है और कम से कम 3 लोगों के मारे जाने का समाचार भी आ चुका है। तो ये लगता है कि ये जैसे को तैसा की कार्रवाइयाँ जो शुरू हुई हैं ये आगे भी बढ़ सकती हैं और चिंता का ये विषय होगा कि ये युद्ध विस्तृत हो जाएगा और सिर्फ न्यूक्लियाई या सैनिक प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहेगा और नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो इसका परिणाम हो सकता है वो ये कि ईरान ने ये वायदा किया था कि वो अमेरिका के हितों को नहीं बख्शेगा क्योंकि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कि अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका ईरान से काफ़ी बुरी तरह से सैनिक कार्रवाई करने में मजबूर हो जाएगा। और इसके साथ ही 2 पक्ष और आते हैं। एक तो खाड़ी के अरब देशों को लेकर के है जिनको कि इस संघर्ष में अंततोगत्वा शायद शरीक होना पड़े इस तरह से कि ईरान शायद उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर अगर तेल के दाम में जो वृद्धि हुई है 10% की पिछले इस युद्ध के कुछ घंटों में वो अगर जारी रखते रहती है तो विश्वव्यापी मंदी के आसार हो जाएंगे जिससे कि खाड़ी के देशों को खास तौर पर और तेल उत्पादकों को और निर्यातकों को आमतौर पर घाटे का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो कहते हैं तुरंत बाद इजरायली हमला शुरू होने के कि संयुक्त राज्य अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है और न ही उन्होंने इसके बारे में कुछ जानकारी थी और न ही उन्होंने इसकी कोई अनुमति दी है।
इजराइल एक पक्षीय तरीके से काम कर रहा है और उन्होंने ये कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर अगर कोई हमला होता है, बदले की कार्रवाई की जाती है, तो वो ये गलत होगी और इसके एवज में अमेरिका प्रतिशोध की कार्रवाई करेगा। लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही इस बात को नकारा और ये ट्रंप ने अपनी ट्वीट्स में या रॉयटर्स को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि वे उनके यूनाइटेड स्टेट्स को सब कुछ पता था और उन्होंने इजराइल के इस हमले की तारीफ की कि वे बड़ा सफल रहा और अमेरिकी शस्त्रों का सही इस्तेमाल किया गया। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा ईरान को कि ईरान को चाहिए कि वो समझौता कर ले अमेरिका के साथ, जो कल वार्तालाप होने वाला है उसमें भाग ले। अगर नहीं लेगा और समझौता नहीं करेगा तो उसके पास कुछ भी समझौता करने लायक सामग्री नहीं। परमाणु संधि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो JCPOA है, जो कि 2015 में 7 राष्ट्रों और ईरान के बीच में जो स्थापित हुई थी। अमेरिका ने इस संधि से अपने आप को हटा लिया था 3 साल बाद, और 2018 से जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे तब से अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी ईरान के विरुद्ध लगाई हुई है। तेल के निर्यात पर खासे प्रतिबंध हैं। विदेशी मुद्रा के लेकर के भी ईरान पर काफी प्रतिबंध हैं और ईरानी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संकट इस पॉलिसी की वजह से हो गया है। तो ये पॉलिसी चल रही है और इसकी वजह से ही ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए मजबूर हुआ ताकि ये जो प्रतिबंध है इनको हटाया जाए और एक तरह से नया समझौता JCPOA की बजाय पहुंचा जाए। लेकिन लगता है कि ऐसे समझौते में अमेरिका की शर्तें जो नए समझौते के लिए थी वो ईरान को स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका विशेषतः चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर संवर्धन, यूरेनियम के संवर्धन से बिल्कुल अपने आप को अलग कर ले और ऐसा ईरान को स्वीकार्य नहीं है। तो इसको लेकर के दोनों देशों की वार्तालाप में गतिरोध रहा है और कल ये वार्तालाप की 6ठी किश्त होने को है। तो अभी तक लगता है कि ईरान इस वार्तालाप में भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसके ऊपर इजराइल का हमला एक जिस तरह से हुआ है उससे ये लगता है कि अगर ईरान इसमें भाग लेता है तो उसको एक तरह से उसका सरेंडर माना जाएगा और इस वजह से मेरे ख्याल से ये गतिरोध डिप्लोमेटिक स्तर पर नहीं समाप्त होगा, सैनिक स्तर पर आने के बाद। ये हमारी लंबी अवधि की पॉलिसी है जिसमें कि हम इस तरह के विवादों का सैनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से समाधान की वकालत करते हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी प्रधानमंत्री ने श्री पुतिन को सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये बुद्ध का युग है। और इसी तरह की बात प्रधानमंत्री और जगह भी करते रहे हैं और उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ बात करने पर इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया है कि इस तरह की विवाद का शांतिपूर्वक समाधान निकलना चाहिए। इसके पक्ष में और भी तर्क आते हैं क्योंकि भारत का खाड़ी के देशों के साथ बहुत ही व्यापक आर्थिक और सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध है। आपको याद होगा कि 90 लाख से ज़्यादा भारतीय खाड़ी के देशों में काम करते हैं और हमारी आधी से ज़्यादा तेल का आयात उन देशों से होता है
वहाँ से व्यापार और वहाँ से इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस की भी भारत में व्यापक आवश्यकता है। तो इन सबको देखते हुए इस बात को और हस्ताक्षरित किया जाता है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर इस भूखंड में शांति के लिए अपील करना एक ज्यादा पुरजोर महत्वपूर्ण घोषणा है।